हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं फिर रिच डैड पुअर डैड पुस्तक, ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को रखें, घर पर रखें, पढ़ें। चलो आइए, तो इसका 19 पार्ट किया हूँ, आज 20वां पार्ट कर रहा। तो इसमें है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। चलिए आइए, तो इसमें बताया है कि मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतज़ार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसीलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। कहता है कि मैं असली ज़िंदगी में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के दूसरे लोग दूसरे सभी तरह के लोगों में ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। कहता है कि फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है आपके पास ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरीके के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। कहता ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपकी अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहें कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट हरी हो। यह कि आप शायद कहता है कि अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करते हैं तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कहता है कि उसी तरह की माने हो गया कि आप अगर गाड़ी निकाल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट हरी हो। कहता है कि जब हम छोटे थे तो इनके जो अमीर डैडी थे माइक और इन्हें लगातार यह बताते थे कि पैसा असली नहीं है, और इनके अमीर डैडी इन्हें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो इन्हें पैसों के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि उस समय ये पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि अमीर लोग पैसे बनाते हैं, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन का जितना असली समझेंगे, आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। उनका कहना है कि अमीर लोग पैसे बनाते हैं, आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर यह क्या है? माइक और ये उनसे यह सवाल पूछते थे। कहता है पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। क्या है? वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी में बना सकता है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं। इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लेन देन के। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज़ी से धन कमाना चाहता हूँ। इसीलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अद्भुत विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहाँ इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं।
इसके अलावा यही ज़्यादा रोमांच है। यहाँ पैसा है, यही डर है, यही आनंद है। इसीलिए मैं अपने फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपने सबसे शक्तिशाली शक्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने के वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाओ और 40 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौक़ों को फ़ायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। इनका काफ़ी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउस में फंसा हुआ था। इनके पास नकद पैसा नहीं था, चूँकि हर कोई बेच रहा था, इसीलिए ये खरीद रहे थे और ये पैसा बचा नहीं रहे थे। मैं कहता कि ये निवेश कर रहे थे। इनकी पत्नी और इनके पास $10 लाख से ज़्यादा नकद थे, जो तेज़ी से बढ़ते हुए बाज़ार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। तो बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी और इन्होंने बताया कि ये छोटे छोटे निवेशों का वर्णन तो नहीं कर सकते, परंतु कई बड़ी बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। कहता है, ये घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय इन्होंने दिवालिया वकील के ऑफिस और अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में ख़रीदा जा सकता था। तो इन्होंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था और इनके वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्रवाई चल रही थी, तब इन्होंने अखबार में विज्ञापन दे दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है। किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाज़त दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच कुछ ही मिनटों में बिक गया और मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फ़ी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। इसके बाद कानूनी नामांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई और इन्होंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज निकाल कर उसे दे दिए। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। इन्होंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया। इनके पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने इनकी संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए और इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आपके पैसे की समझ आ चुकी हैं, आप अंक पढ़ सकते हैं। मैं इन्हें दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। तो संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है? 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। आय, व्यय, टैक्स, संपत्ति 40,000, आयु कुल 1 लाख, दायित्व 20,000। कहता है कि मंदी के बाज़ार में अपने खाली समय में मैंने और इनकी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था।
हम खरीदने और बेचने के सौदे में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज़्यादा 10% ब्याज पर शपथ पत्र बनाने में लेखक जो थे वो कामयाब हो गए रॉबर्ट। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19,000 हो गई थी और इसका ज़्यादातर भाग इनके प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा इनकी कंपनी की कारों, पेट्रोल, टिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक कि सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। तो कहता है कि बचत, रोजगार की आय, टैक्स, संपत्ति, बचत, दायित्व। तो आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50% टैक्स के हिसाब से कितना पैसा चुकाना होगा। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उदाहरण है। कहता है कि खुद से पूछें कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी और शपथ पत्र 30 सालों तक वैध था। इन्हें आशा है कि वे कभी इन्हें $1,90,000 नहीं देंगे। इन्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे इन्हें मूलधन देते हैं। इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने से कुल आमदनी $5 लाख से ज़्यादा होती है। कहता है कि इनसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाज़ार में देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाज़ार साबित हुआ। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और एक बार फिर $2,25,000 प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए यह मुफ्त का सौदा होगा और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। कहता है जब इन्होंने पहली बार घर बेचा तो केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में इनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर इनकी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर $2,000 अपनी जेब में डालते हैं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देते हैं। निवेश पर इनकी वापसी क्या होगी अगर ये बिना पैसे के पैसे बनाते हैं। तो कहता है कि ये नहीं जानते, परंतु यह $100 हर महीने बचाने से तो बेहतर तो है। $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो है। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रति माह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमान की बात नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है परंतु यह स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब उन्होंने यह कहा कि पुस्तक लिख रहा हूँ तो बाज़ार की स्थितियाँ 5 साल पहले की स्थिति से पूरी तरह अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट बाज़ार और पूरे अमेरिका का एशिया का केंद्र बना हुआ है। जो घर उस समय इन्होंने $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब ऐसे भी मौके हैं, परंतु अब इनकी खोज करने में इन्हें बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं, परंतु आज इनकी खरीदार कंपनियों इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाज़ार बदल चुके हैं। यह आगे बढ़ने का समय है। संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहीं ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। कहता है कि मैं इस तरह की जो लिखित प्रतिक्रियाओं को ज़्यादा सुनता था और क्या आप मुझे ऐसा करने की तरीका बता सकते हैं। यह आग्रह कम सुनता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद रेस्ट पार्ट बाद में करेंगे। ओके।